नमस्कार। सूरज के खास कार्यक्रम 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं 41 जिलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आपसे रखती है सीधा सरोकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए भजनलाल सरकार की शानदार पहल, निशुल्क करवाई जाएगी जेईई और नीट की कोचिंग। किसानों तक सरकारी योजनाओं का फायदा तेजी से पहुंचा रही भजनलाल सरकार, टॉप 3 जिलों में शामिल रहा टॉक। यूपीएससी में दूसरी रैंक लाने वाली चूरू की हर्षिता गोयल का गांव वालों ने किया जोरदार स्वागत, प्रदेश भर की बेटियों के लिए बनी प्रेरणा। तो वहीं खेल प्रतिभाओं को उचित मंच उपलब्ध करवा रही भजनलाल सरकार, डीडवाना कुचामन में राज्य स्तरीय वुशु चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार युवाओं के हित के लिए नित नए कदम उठा रही है। युवाओं को रोजगार और अच्छे करियर बनाने के लिए ही भजनलाल सरकार कृत संकल्पित है। इसलिए राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उन 1000 होनहार छात्रों को मुफ्त जेईई और नीट कोचिंग देने की घोषणा की है, जिन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त किए हैं। ये योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली है। लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला एक दिन के दौरे पर इटावा और खातोली क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया, जो आम लोगों को समर्पित किए गए। श्री ओम बिरला ने कहा कि आने वाले 3 सालों में इस क्षेत्र को पिछड़ेपन से निकालकर आगे बढ़ाया जाएगा और 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है। हर घर तक नल का पानी और हर खेत के लिए सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। ताकि कई कामों के अंदर 1 साल, कई कामों में 2 साल लगते हैं। आपने लास्ट के 3 साल बाद बताया तो फिर काम नहीं होगा तो लोग कहेंगे आपने टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर, लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखा। आज के लोग बहुत समझदार हो गए हैं। जब तक धरातल पर काम नहीं होता ना, लोग कहते हैं कागज को चालता है, तो भाई साहब दिख तो रहे हो कोई। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, हर काम में आजकल 1 से 2 साल, 2.5 साल लगते हैं। इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आने वाले समय के अंदर हम इटावा विधानसभा को सबसे विकास में आगे की विधानसभा ले जाना चाहते हैं। जो सबसे पिछड़ी विधानसभा थी उसको सबसे आगे ले जाने का हमारा संकल्प है, और इसीलिए इटावा की जो भी बुनियादी बातें हैं जो मुझे ध्यान में, मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, चाहे खेल का मैदान हो, खातोली का खेल का मैदान हो, चाहे इटावा के अंदर खेल का मैदान हो, हॉस्पिटल हो, सामुदायिक भवन हो, चाहे सीवेज का सिस्टम हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, स्कूल हो, इन सारी बुनियादी बातों पर काम चल रहा है। छोटे छोटे काम मिलाकर आपको हर बार आएंगे करोड़ों के काम मिलेंगे। आपकी गोठड़ा की पुलिया भी आपकी बहुत दिनों से वन्य जीव अभयारण्य में अटकी हुई थी, उसकी भी स्वीकृत होगी। 4-6 महीने में उसका भी काम शुरू हो जाएगा, तो और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। पाली जिले के दौरे पर पहुंचे पशुपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के गुंदोद से डेंडा तक बन रही सड़क का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और काम की स्थिति देखी। उन्होंने सड़क निर्माण से जुड़ी हर बात की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम समय पर हो और अच्छी गुणवत्ता से पूरा किया जाए। साथ ही मंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को फोन कर जरूरी निर्देश भी दिए। गांवों और शहरों में पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत काम किया जा रहा है। ये पैसा राज्य में हर घर तक नल से साफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर राजस्थान के पीएचईडी मंत्री ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और उस आग्रह को बार बार करने के बाद में देश के प्रधानमंत्री ने इस पर विचार किया। वापस राजस्थान के मुख्यमंत्री आग्रह से परिवार में जहाँ पे 10% बाकी था, जहाँ पे 60% बाकी था, सभी जगह पे वापस जल जीवन मिशन के नाम से वापस इस बजट के अंदर प्रावधान किया। और आज वापस हमने जितने भी काम बचे और आने वाले समय के अंदर हर घर के अंदर सर गाँव के साथ साथ इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री शहरी जल योजना भी चालू की है, जिसके अंदर कई
शहरों के अंदर नए नगर पालिका बन गई है, कई शहरों के अंदर जो नई कॉलोनियाँ बच गई, जहाँ पहले शहर के अंदर 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, आज 10 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। तो सबके लिए जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत योजना चालू की, अमर 2 चालू की, उसमें भी 5150 करोड़ का लगभग हमने टेंडर करके न्यू वर्क ऑर्डर देने। इसके साथ साथ इस योजना बजट के अंदर 1200 करोड़ रुपये अलग से हमने प्रावधान किया। जितने भी नगर पालिका हैं जिनके जो भी स्ट्रक्चर है, पुरानी लाइन है, जहाँ पे कोई लीकेज है या उसकी कैपेसिटी बढ़ाने, नए फिल्टर प्लांट बनाने की योजना को काम चल रहा है। देवली जो शहरी पेयजल योजना है, यहाँ पर जो वर्तमान में पेयजल लाइनें डली हुई है वो काफ़ी पुरानी है और जो टंकियों की संख्या है वो भी पेयजल आपूर्ति जो होनी होती है उसके अनुसार पूर्ण नहीं है। इस समस्या को देखते हुए हमारे माननीय मंत्री महोदय ने वर्तमान में 2 मुख्य योजनाएं शहर के लिए स्वीकृत करके दी है, जिसमें पहली योजना है अमृत 2.0 और दूसरी योजना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा। अमृत 2.0 योजना के तहत हमारे देवपुरा ओपन वेल से देवली शहर तक की पाइपलाइन बदली जानी है एवं पटेल नगर जो फिल्टर पंप हाउस है उसके सुदृढ़ीकरण का कार्य होना है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंदर 5 टंकियां शहर में स्वीकृत की गई है। अमृत योजना जो है वो लगभग 5 करोड़ रुपये उसमें खर्च किया जाना है एवं बजट घोषणा के अंदर 22 करोड़ रुपए की तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है। वह जल्दी ही वर्क ऑर्डर होने के उपरांत कार्य प्रारंभ किया जाएगा। निश्चित ही कार्य पूर्ण होने के बाद देवली जनता को पेयजल समस्या से निजात मिल सकेगी। रामगंज मंडी को प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान के तहत नगरपालिका ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की है। यह अभियान राज्य सरकार और मंत्री श्री मदन दिलावर के निर्देश पर चलाया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी श्री तरुण लहरी ने नगरपालिका कर्मचारियों के साथ मुख्य बाजारों में जांच की। इस दौरान 3 दुकानों से करीब 2000 प्लास्टिक डिस्पोजल सामान जब्त किए गए और दुकानदारों पर 700 रुपए का जुर्माना लगाया। दुकानदारों को आगे से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई। भजनलाल सरकार के निर्देश पर पशुओं को खुरपका, मुंहपका जैसे बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। ये काम पशुपालन विभाग की ओर से किया जा रहा है। डॉक्टर महेंद्र काला ने बताया कि सरकार साल में 2 बार गाय, भैंस जैसे दुधारू पशुओं का मुफ्त टीकाकरण करवा रही है। इससे पशु स्वस्थ रहते हैं और उनके दूध की मात्रा भी बनी रहती है। सरकार चाहती है कि सभी गौशालाएं और पशुपालक अपने पशुओं को ये निःशुल्क टीका जरूर लगवाएं। अभी हमारे जो विभाग है वो FMDCP फूड एंड माउथ डिजीज जो कंट्रोल प्रोग्राम है वो चालू किया है। इसमें हम भीलवाड़ा क्षेत्र में 20,000 पशुओं के वैक्सीनेशन करेंगे। अभी हमने 30% लक्ष्य हासिल कर लिया है और हम पशुपालकों से ये अपील करते हैं कि आप सभी पशुपालक भाई जो इस योजना का लाभ उठाएं और जहाँ भी आपके नजदीक सब सेंटर है वहाँ पे FMDCP के लिए आप या खुरपका मुंहपका के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें। अभी हमारी ये 17 तारीख गवर्नमेंट की लास्ट डेट है, इससे पहले आप करवा लें और ये हो सकता है 30 तारीख तक बढ़ जाए, उस तक आप 30 तारीख तक आप इस चीज का जो वैक्सीनेशन है वो करवा सकते हैं। और इसमें जानवर का भारी नुकसान होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे इंडिया की बात करें तो हमें लगभग 20,000 करोड़ का इससे नुकसान हो रहा है दूध का। तो इसीलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम जारी की है। इसमें आप वैक्सीन करवा लेंगे तो फायदा रहेगा। और इस बीमारी के मुख्य लक्षण ये है कि इसमें पशु के जो मुंह में छाला हो जाता है और पैरों में छाला हो जाता है और मुंह में लार गिरती है, बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है और प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। इसीलिए इसका नाम रखा खुरपका मुंहपका। खुर पच जाता है और मुंह भी इससे पच जाता है। तो ये बीमारी घातक है, इसलिए आप इसका टीकाकरण करके इसका बचाव कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत का सोजत रोड में जोरदार और आत्मीय स्वागत किया गया। वे माताजी नगर में ब्राह्मणी माता मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के भजन संध्या और धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला मंडलों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। मंच से संबोधित करते हुए मंत्री श्री गहलोत ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित, पिछड़े वर्गों एवं वरिष्ठ नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, यहाँ पर हम सब लोग सो रहे थे, तो रात को 1 से 2 बजे के बीच में एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर हुई। पाकिस्तान को आतंकी हमलों को मिट्टी में मिलाने का काम प्रधानमंत्री जी ने उसी हमले के दिन कहा था और 12 दिन बाद में जब उस मिट्टी में मिलाने का काम हमारे देश की सेनाओं ने किया, उस देश के साथ खड़ा होने का वक्त हमारा है और इस देश में
और हमारे प्रदेश में मैं तो आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि तिरंगा यात्रा आप लोग यहाँ सोनित रोड के अंदर जरूर निकालें। एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार का व्यक्ति ये महसूस करे कि देश की सीमाओं पर सुरक्षित और जिस खतरे के ऊपर हमारे जो सैनिक खेलते हैं, खतरों से खेलते हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके सम्मान में अगर तिरंगा अगर हम लोग खड़े रहेंगे, उनका आत्मबल भी बढ़ेगा, उनका सम्मान भी बढ़ेगा और देश की सेनाओं का गौरव भी बढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आप लोग जब भी समय मिले इस देश की ताकत को आगे बढ़ाने के लिए एक एक व्यक्ति माता बहनों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के इस तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए इस सोनित रोड से भी आगाज कर लोगों को लगना चाहिए। सोनित रोड के अंदर भी हिंदुस्तानी रहते हैं और इस देश में धर्म को मजबूत करने वाले, सेना को मजबूत करने वाले, इस देश की ताकत को मजबूत करने वाले लोग क्या रहते हैं। रामगंज मंडी में शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहीद भगत सिंह स्मारक से शुरू हुई, जहां राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने शहीद की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इस यात्रा में 30 फीट लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। रैली करीब 3 किलोमीटर लंबी रही। रास्ते में शहर के लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की नारी शक्ति के संकल्प और साहस का प्रतीक है। देश की जनता की और जिनके परिवार के लोग की हत्या हुई, सबकी इच्छा थी ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। और हमारे देश की सम्माननीय सेना ने विश्व के श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, कैबिनेट और स्वयं नरेंद्र जी मोदी ने मनी मन निर्णय किया था, ऐसा करारा जवाब देंगे कि पाकिस्तान अपने जीवन में याद रखते। नरेंद्र जी मोदी जिंदाबाद। लगभग 15 दिन बाद ऐसा करारा जवाब मिला कि पाकिस्तान आज तक करवट नहीं बदल पाया। उनके आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन करके हमारी बहादुर सेनाओं ने उनको ध्वस्त किया। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बधाई देना चाहता हूँ हमारे भारतीय सेना के रणगांकुरे जवानों को। मैं बधाई देना चाहता हूँ सेना में काम कर रही हमारी सैनिक बहनों को, और विशेषकर बधाई देना चाहता हूँ हमारी बहन कुरैशी, सोफिया कुरैशी जी को, और वैम सिंह जी जो हमारी बहन है, बहन सहित पूरी सेना को भी बधाई देता हूँ कि पाकिस्तान को नाको चली चबा दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 29 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विधायक श्री अर्जुन लाल जीनगर ने पदाधिकारियों की बैठक ली। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी और उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा का प्रोग्राम महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करते हुआ है, उस संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी के भोपाल सागर मंडल के कार्यकर्ता प्रधान जी के नेतृत्व में बैठक रखी गई, और आज हमने उपखंड अधिकारी जी, हमारे एसपी साहब, हमारे थानेदार जी, हमारे बिजली विभाग के अधिकारी, PWD के अधिकारी, हमारे प्रधान, उप प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के आज बैठक रख करके ये तय किया कि इस नींव लगा कैसे हो। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा, मुख्यमंत्री जी कितनी देर रुकेंगे, हमारे जैन मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति, पन्नाधाय की मूर्ति, चंदन की मूर्ति, उदय सिंह जी की मूर्ति और वीर राणा पूजा की मूर्ति का अनावरण करेंगे। यूपीएससी परीक्षा में देश भर में दूसरा स्थान पाने वाली सादुलपुर की हर्षिता जब अपने गांव सादुलपुर पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हर्षिता ने न केवल चूरू जिले बल्कि पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद भी हर्षिता में जो सादगी और सरलता है वो बहुत खास है। ये उनके गाँव और परिवार के अच्छे संस्कारों का ही परिणाम है। हर्षिता ने कहा कि वो हमेशा
अपनी जन्मभूमि से जुड़ी रहेंगी। यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। आज जो सम्मान समारोह यहाँ पे मेरे लिए रखा गया, इसमें मेरा पूरा परिवार शामिल था और काफ़ी महान लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने मेरा सम्मान किया। मुझे बड़ी खुशी मिल रही है और गर्व की बात ये है कि मैं अपने परिवार का नाम रोशन कर पाई, अपने साधुपुर गाँव का नाम रोशन कर पाई, जिले का नाम रोशन कर पाई। मुझे बड़ी खुशी मिली। कुचामन महाविद्यालय में 19वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला और पुरुष वुशु प्रतियोगिता की शुरुआत धूमधाम से हुई। इस प्रतियोगिता का आयोजन डीडवाना कुचामन वुशु संघ द्वारा किया गया। टूर्नामेंट डायरेक्टर श्री शंकर सिंह नरूका ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 23 जिलों की पुरुष टीमों और 16 जिलों की महिला टीमों ने हिस्सा लिया। कुल मिलाकर 400 से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पूरण सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का पहला मुकाबला कोटा और डीडवाना कुचामन जिले की टीमों के बीच हुआ, जिसमें कोटा ने जीत हासिल की। कुचामन क्षेत्र के अंदर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। मैं नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि जीवन के अंदर कोई भी खेल हो, हमें शिक्षा के साथ साथ खेल में भी भाग लेना चाहिए, जिससे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आपसी भाईचारे का अच्छा अवसर मिलता है। तो सभी युवाओं के लिए और अपना भविष्य बनाने के लिए खेल भी बहुत अवसर है कि हम हर खेल में खेलें। आज यहाँ जो प्रतियोगिता हुई है, उनके लिए मैं इनके अपने राज्य के अध्यक्ष श्री हीरालाल जी कार्य साहब को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कुचामन क्षेत्र के अंदर ये जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। डीडवाना कुचामन वुशु संघ द्वारा यहाँ पे कुचामन कॉलेज में किया जा रहा है, जिसके अंदर 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पिछले एक साल में भजनलाल सरकार के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में सरकारी योजनाओं का फायदा आम लोगों तक पहुंचाया गया है। टोंक जिले का कृषि विभाग भी मुख्यमंत्री की सोच के अनुसार किसानों और उनके परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में प्रदेश के टॉप 3 जिलों में शामिल रहा है। इससे जिले की कृषि अधिकारियों और प्रशासन को आगे और अच्छा काम करने का उत्साह मिला है। इस सफलता में जिला अधिकारियों की निगरानी और फील्ड स्टाफ की मेहनत ने बड़ी भूमिका निभाई है। नागौर जिले की मेड़ता सिटी के पास मोररा गांव में भारतीय सेना के सम्मान में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी और तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक श्री रामेश्वर छाबा खास तौर पर शामिल हुए। इस यात्रा का मकसद युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय सेना के बलिदान को सम्मान देना था। यात्रा के दौरान गांव की गलियों और मुख्य रास्तों पर देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। राजस्थान सरकार के निर्देश पर अनूपगढ़ क्षेत्र की गौशालाओं की जांच के लिए तहसीलदार श्री श्रीवर्धन शर्मा की अगुवाई में 4 टीमें बनाई गई। इन टीमों ने 11 गौशालाओं का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने गौशाला संचालकों को साफ कहा कि वे निराश्रित पशुओं को बाहर न छोड़े और पानी व चारे की पूरी व्यवस्था करें। अनूपगढ़ उपखंड क्षेत्र में स्थित गौशालाओं का औचक दीवार से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीम में डॉक्टर रोहित जुनेजा, डॉक्टर सुनील वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र नागपाल, नायब तहसीलदार अनूपगढ़ धीरेन्द्र जी को साथ लेकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में श्री गौशाला की व्यवस्था श्रेष्ठ पाई गई। ये द्विवार्षिक निरीक्षण सभी गौशालाओं का किया जाएगा। सुझाव दिए गए साफ सफाई के, वृक्षारोपण के एवं इसमें आय बढ़ाने के लिए एक तो बायोगैस संयंत्र लगाने के सुझाव दिए एवं इनको कहा गया कि ये वर्मिकास्टिक खाद जो अच्छी पैदावार देता है उसका भी उत्पादन करें तो गौशाला की आय अच्छी बढ़ेगी। मैं आशा करता हूं कि सभी गौशालाओं के निरीक्षण में सुझाव दिए जाएंगे और सभी का मतलब आय स्रोत बढ़ेगा। इससे ग्राम पंचायत 2 PGM के पंचायत भवन में रात्रि चौपाल और जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनूपगढ़ के उपखंड अधिकारी श्री सुरेश राव ने की। इस दौरान गांव के लोगों ने पानी, बिजली, पट्टे, शराब का ठेका बंद करवाने और ई-मित्र मशीन को चालू करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने जैसी कुल 11 समस्याएं रखी। उपखंड अधिकारी ने सभी शिकायतों को ध्यान से सुना और जिम्मेदार अधिकारियों को जल्दी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में
कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के निर्देशन में सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद डॉक्टर अनिल कुमार ने क्लिनिकल ट्रायल्स पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि ये परीक्षण कैसे किए जाते हैं, इसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं और आयुर्वेद में इनका क्या महत्व है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेड़गा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों के लिए विशेष शिविर लगाया गया। इस योजना के तहत कुछ किसानों को पहले लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब उन्हें इसका फायदा दिलाने के लिए ये कैंप लगाया गया। किसानों ने सरकार की इस पहल की तारीफ की और मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा का धन्यवाद करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों के हित में अच्छा काम कर रही है। आज ग्राम पंचायत खेड़गा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत सिचुएशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाभार्थी किसान आ रहे हैं और अपना इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा जैसे इसमें जो भी पात्र किसान है इसके ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं, जिसमें जो फार्म है ऑनलाइन का और जमाबंदी साथ में लगा करके इसका अधिक से अधिक लाभ लें और जिससे किसानों की आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है काफ़ी अच्छी है, इससे बहुत सारे किसानों को फायदा हुआ है। छोटे मोटे जो किसान थे वो अपनी ज़रूरत का जो सामान है खेती बाड़ी में कई बार एक साहूकारों से पैसे लेते थे, तब भी काम नहीं हो रहा था। अभी आसानी से जो पीएम किसान निधि योजना से जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपनी छोटी मोटी फसल से संबंधित जो भी काम है वो आसानी से पूरा कर लेते हैं। उससे काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ है, जिससे उनकी आय भी बढ़ी है। जो काम होते हैं खेती बाड़ी के वो तुरंत हो पा रहे हैं और साथ में अन्य किसानों से भी जुड़ने का मौका मिल रहा है। साथ में जो योजनाएं हैं सरकार की उनको भी जानने समझने का मौका इनको किसानों को आसानी से मिल रहा है। तब मैं दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि ये किसान निधि जो योजना है काफी फायदेमंद है। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल डीग पंचायत समिति के गांव बहज पहुंचे। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही खुदाई का निरीक्षण किया और यहां मौजूद खोजकर्ताओं से अब तक मिले अवशेषों के बारे में जानकारी ली। ये जगह ब्रिज क्षेत्र में है और प्राचीन सभ्यता के अवशेषों के लिए जानी जाती है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने वहां मिले पुराने समय के ढांचों को देखा और अब तक जो चीजें मिली हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से उच्च रक्तचाप जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। डीडवाना में भी ये अभियान शुरू किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल की संयुक्त भागीदारी रही। इस अभियान के तहत लोगों को उच्च रक्तचाप, इससे होने वाले खतरे, बचाव के उपाय और ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने के बारे में जागरूक किया जाएगा। बता दें, अगले 1 महीने तक इस विषय पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बारां जिले के अंता में राज्य सरकार के निर्देश पर नगर पालिका चेयरमैन श्री रामेश्वर खंडेलवाल ने शहर की वार्डों की समस्याओं को एक बैठक के जरिए सुना। इस बैठक में सभी वार्डों के प्रमुख लोग शामिल हुए। बैठक में सफाई, बिजली, सड़क, नाली निर्माण और टूटी हुई सड़कों की मरम्मत जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। चेयरमैन श्री खंडेलवाल ने सभी समस्याएं ध्यान से सुनी और उन्हें नोट किया। उन्होंने सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के जरूरी निर्देश दिए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के अध्यक्ष के निर्देश पर सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम ने रुक्मणी वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। सचिव समीक्षा गौतम द्वारा उपस्थित वृद्धजनों से वार्ता की गई। उन्हें दी जा रही भोजन, पेयजल एवं चिकित्सकीय सुविधाओं व अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली गई। सचिव समीक्षा गौतम ने रुक्मणी वृद्धाश्रम के प्रबंधक श्री प्रदीप मैरोठा को गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मौसमानुकूल इंतजाम करने एवं कूलरों को चलवाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीकर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय के तहत एक जिला स्तरीय कौशल विकास और हस्तकला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर 17 मई से 25 जून तक पीएम श्री राधा कृष्ण मारू राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर रोड में चल रहा है। आपको बता दें, इस शिविर में 9 साल से ऊपर के बच्चे और महिलाएं भाग ले सकते हैं। शिविर में प्रशिक्षित विशेषज्ञ प्रशिक्षण दे रहे हैं। बारां जिले के शाहबाद ब्लॉक के कस्बा थाना क्षेत्र में स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कछिया थाना में बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। प्रधानाध्यापक श्री विपिन कुमार जैन ने बताया
कि ग्रीष्मावकाश का सही उपयोग करने के लिए कक्षा 5 से 8 तक के इच्छुक छात्रों के लिए 15 दिन का बेसिक कंप्यूटर कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में कंप्यूटर अनुदेशक श्री हेमंत वर्मा बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। जहाजपुर के ऊंचा गांव में स्थित राजकीय ITI का निरीक्षण विधायक श्री गोपीचंद मीणा ने किया। उन्होंने बताया कि भजनलाल सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा ITI में दाखिला ले और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। विधायक ने संस्थान में चल रही अलग अलग तकनीकी शाखाओं, कंप्यूटर लैब और नई मशीनों को भी देखा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ITI में निःशुल्क प्रवेश देने की सुविधा एक सराहनीय पहल है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना के तहत प्रोफेशनल कोर्स और सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दिलाता है। इस योजना के लिए जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किए थे, उनकी प्रोविजनल मेरिट सूची पहले जारी की गई थी। इसके बाद विभाग ने जिलाधिकारियों से इन आवेदकों की पात्रता और दस्तावेजों की जांच करवाई। जांच और अनुमोदन के बाद अब पात्र उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी गई है, जिसके आधार पर उन्हें निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। 15 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति और निगरानी को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री हरिराम मीणा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अल्पसंख्यक समुदाय को योजनाओं का पूरा लाभ दिलाएं और उन्हें इन योजनाओं के लिए जागरूक करें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रेखा शर्मा को निर्देश दिया गया कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करें और इसके लिए अधिक प्रचार प्रसार करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की आज ये अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में इसका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना, आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में वृद्धि करना, अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को सुधार करना और सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम और उनमें सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाना। तो इसमें जो लगभग 10-15 विभाग हैं, उसमें इन विभागों के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या वहाँ पे जो राज्य सरकार के द्वारा आवंटित लक्ष्य है वो उस पर क्या प्रगति की जा रही है, इसकी बारीक समीक्षा हर माह की जाती है। तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय आज अन्य BC में है, तो उनके निर्देश पे मैंने आज इनकी BC ली है। तो समस्त विभागों को निर्देशित किया गया कि जो भी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो भी उनके टारगेट्स हैं, वो मासिक रूप से जो टारगेट आवंटन है उस टारगेट के अनुसार सारे लक्ष्य पूरा करें, जो जिसके कारण से जो इसका उद्देश्य जैसे मैंने आपको बताया अभी वो पूर्ति हो सके और उनका जीवन भी शिक्षा, रोजगार, सांप्रदायिक सद्भावना इनमें उन्नत हो सके। सादुलपुर की ग्राम पंचायत ददरेवा में विकास कार्यों के लिए भजनलाल सरकार ने 50 लाख रुपए मंजूर किए हैं। सरपंच श्री जाहिद कुरैशी ने बताया कि ददरेवा गांव धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देश भर में प्रसिद्ध है। यही गांव लोक देवता जाहिर पीर गोगाजी महाराज और कायम खानी समाज के संस्थापक दादा कायम खान का जन्म स्थान है। उन्होंने बताया कि ददरेवा में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इसमें 50 लाख रुपए से एक सुंदर पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें खेलने और व्यायाम करने के उपकरण लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से राजस्थान सरकार से 5 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए हैं, जिनमें से आपने देखा होगा मेन मुख्य सड़क जो बस स्टैंड से लेकर गोरखटिल्ले होते हुए मिलिट्री रोड जाती है, 2 करोड़ रुपये उनके स्वीकृत करवाए हैं। बाकी यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला, शौचालय वगैरह की व्यवस्था करवाई है। ये सब राजस्थान सरकार से एक नाम बजट दिला गया है 5 करोड़ रुपये। बाकी उनकी तरफ से ये भी हमें आश्वासन दिया गया है, ये सब होने के बावजूद धार्मिक नगरी में और भी बजट दिलाया जाएगा। सरदार शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में ENT रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र सिंह राठौड़ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लगातार बड़े और सफल ऑपरेशन कर रहे हैं। इससे मरीजों को न सिर्फ स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, बल्कि उनके लाखों रुपए भी बच रहे हैं, क्योंकि ये सभी ऑपरेशन योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क किए जा रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर राठौड़ ने गाँव उड़सर निवासी मरीज के गले का सफल ऑपरेशन कर उन्हें राहत पहुँचाई है। अपनी सरदार सिंह तहसील के उड़सर गाँव से 35 ईयर मेल पेशेंट संदीप कुमार पारिक नाम से थे। ये 2 महीने पहले बेंगलुरु में जॉब करते हैं, तो वहाँ उनको गले में गांठ की शिकायत थी, तो उन्होंने वहाँ दिखाया, तो उनको उनका ऑपरेशन बोला था। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सबमैंडिबुलर ग्लैंड का स्टोन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो गांठ होती है इसमें पथरी बन गई थी, इसकी वजह से इसका फ्लो रुक रहा था। इन्होंने वहाँ ऑपरेशन के लिए बात की, तो लगभग वो बता रहे थे कि 1 लाख 1.25 लाख रुपए के समथिंग उन्होंने बताया था। इसके बाद किसी के पर्सन के थ्रू
और मीडिया कवरेज के थ्रू इनको पता चला कि सरदार सर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये सुविधा उपलब्ध है, तो इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। मैंने इनकी नेसेसरी जांचें करवाई, उसके बाद उनको ऑपरेशन प्रोसीजर के बारे में बताया। इनकी परमिशन मिलने के बाद हमने 2 दिन पहले इनका ऑपरेशन किया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अभी पेशेंट पूर्णतः स्वस्थ है और आज या कल में इसको छुट्टी दी जाएगी। ये हमारा लड़का है, मैं इनका पिता हूँ। इनके कोई गले में गांठ हो गई थी, दिक्कत हो गई इनके। ये बेंगलोर रहते थे, तो बेंगलोर में वहाँ दिखाया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, लेकिन यहाँ हमने डॉक्टर साहब राठौड़ साहब से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में उन्होंने ये ऑपरेशन कर दिया। ये जो योजना है उनमें हमारा एक पैसा भी नहीं लगा और अच्छी तरह हमारा लड़का स्वस्थ है। 2 दिन से आज हमें छुट्टी देने का विचार है डॉक्टर साहब का, और हम ये भजन लाल जी को इस योजना का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे गले में यहाँ एक गांठ थी 2 महीने से, मैंने बेंगलोर दिखाया। बेंगलोर में वहाँ जांचें वगैरह करके मेरे को 1 लाख रुपये खर्चा बताया ऑपरेशन का। फिर बाद में मैं यहाँ सरदार पता किया, सरदार शहर अपने, मैं यहाँ उड़सर का निवासी। सरदार शहर के अंदर लोकेंद्र सिंह नाम से जो डॉक्टर है, उनके पास आया मैं। उन्होंने मेरी जांच की, 15 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट किया, दवाई वगैरह दी, इंजेक्शन लगाए। कल मेरा ऑपरेशन किया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अब गरीब लोगों के लिए जीवनदायिनी बनती जा रही है। इस योजना के तहत सरदार शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में एक से बड़े एक ऑपरेशन हो रहे हैं और इस योजना के तहत मरीज है वो लगातार लाभान्वित हो रहे हैं। ताज़ा मामला सरदार शहर के नज़दीकी गांव उड़सर का है, जहां का संदीप कुमार बोहरा पिछले 2 महीने से गले की गांठ से परेशान था। लगातार उन्होंने डॉक्टरों के चक्कर लगाए और आखिरकार जब उन्हें पता चला कि सरदार शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में इस तरह का ऑपरेशन पूरी तरह से निःशुल्क होता है, तो वो तुरंत ENT रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र सिंह राठौड़ के पास पहुंचे और अपनी ज़रूरी जांचें करवाई। जांचें करने के बाद लोकेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा उनका ऑपरेशन किया गया और अब संदीप कुमार पूरी तरह से स्वस्थ है। संदीप कुमार के पिता रामनिवास बोहरा बताते हैं कि जब उनके गले में गांठ हुई, उस दौरान संदीप बेंगलुरु में काम करते थे। वहां पर जब उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने लाखों रुपए का खर्च बताया, लेकिन अब राजकीय उप जिला अस्पताल में यह इलाज पूरी तरह से निःशुल्क हुआ है। कामा उप जिला अस्पताल में हर दिन 700 से 800 मरीज इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल प्रशासन मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अस्पताल में दवाइयों के लिए 2 काउंटर बनाए गए हैं ताकि मरीजों को समय पर दवा मिल सके। गर्मी और लू से बचाव के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल में कूलर, AC, ठंडा पानी और छाया की अच्छी व्यवस्था है, जिससे मरीजों को आराम मिल रहा है। मरीजों का कहना है कि उन्हें यहाँ अच्छी चिकित्सा सुविधा और समय पर इलाज मिल रहा है। उपजिला कामा में कुछ दिनों से गर्मी की अधिकता होने के कारण मौसमी बीमारियों के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, जैसे बुखार है, उल्टी है, दस्त है। इसमें बच्चों की ज़्यादा अधिकता है। बाकी हम यहाँ जो जांच करवा रहे हैं उसमें मलेरिया और टाइफाइड के अभी तक कोई भी मरीज नहीं है। केवल दस्त, सामान्य दस्त, उल्टी और बुखार के हैं। इनका यहाँ पर पूरी गंभीरता से इलाज हो रहा है और यहाँ करीब मरीजों की संख्या की OPD 7 से 8 से डेली है और इंडोर का 100 से ज़्यादा इंडोर है। लेकिन सभी सामान्य बीमारियाँ, गंभीर बीमारी नहीं है। हीट स्ट्रोक के कोई मरीज नहीं है और यहाँ अपने 2 काउंटर हैं DDC के। 2 काउंटर से नियमित दवाई मरीजों को दी जा रही है, जिससे मरीजों को पूर्ण लाभ मिल रहा है। यहाँ हर तरह की छाया की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है और मरीजों के लिए ठंडी हवा की भी व्यवस्था है।
अजमेर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यावसायिक इकाइयों के संचालकों में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांत, बढ़ते साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा, मोबाइल सिम के दुरुपयोग की रिपोर्टिंग और साइबर फ्रॉड से संबंधित सरकारी पोर्टल और हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। आज हमने साइबर सिक्योरिटी विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ डिजिटल जनरेशन संस्थान कट्स इंटरनेशनल के द्वारा। इसके साथ माय भारत अजमेर एवं महाराणा प्रताप यूथ क्लब अजमेर की सहभागिता रही इस कार्यक्रम में। आज के दशक में हम देखते हैं कि युवा सबसे ज़्यादा टेक फ्रेंडली हैं और साथ में वल्नरेबल भी हैं, क्योंकि जो भी सारे माध्यम है सरकार के युवाओं को रीच करने के, वो डिजिटली ही हो रहे हैं। जैसे हम हमारे विभाग का बताएं, माय भारत पोर्टल सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है, जिससे कि युवाओं को उसमें पंजीकरण करवाया जा रहा है और जो विभिन्न विभागों के साथ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कहा गया है, उसके साथ युवाओं को जोड़ा जा रहा है। तो उसमें युवाओं का सारा डिजिटल डेटा, आधार लिंक डेटा, मोबाइल डेटा सब लिया जा रहा है। तो इस संदर्भ में युवाओं को साइबर सिक्योर होना, साइबर सशक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस संदर्भ में ही इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और युवा मंडल के सदस्यों ने इसमें सहभागिता ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन अजमेर के संयुक्त निर्देश पर किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर आपदा प्रबंधन से संबंधित एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम सरकार की सजगता और तत्परता को दिखाता है, खासकर नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के मामले में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों जैसे भूकंप, आग लगने या ट्रेन दुर्घटनाओं में नागरिक और संस्थाओं को जल्दी, सुरक्षित और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना सिखाना था। कार्यशाला में सहायक निदेशक कृषि विस्तार श्री चौथमल मीना ने जल शक्ति अभियान और कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जैसे फार्म पॉन्ड और मृदा परीक्षण कार्ड। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बुवाई की सूचना बैंक को देने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान की जानकारी 72 घंटे के अंदर कृषक रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 1444-7, फसल बीमा ऐप, संबंधित बैंक और कृषि विभाग के माध्यम से देने की जानकारी दी। आईआईटी कानपुर की ओर से देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड देश भर के 222 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में आयोजित हुई। राजस्थान के सीकर जिले में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2000 से ज्यादा परीक्षार्थी रजिस्टर्ड है। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात की गई है। विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर पुरातत्व विभाग ने पर्यटकों को खास तोहफा दिया है। इस दिन आमिर महल को देखने आने वाले पर्यटकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आमिर महल के अधीक्षक श्री राकेश छौलक ने बताया कि ये मौका पर्यटकों को हमारी ऐतिहासिक धरोहरों और संग्रहालयों को जानने और समझने का अच्छा अवसर देगा। इससे लोगों में हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। वजला सरकार जनहित में लगातार अच्छे और ठोस फैसले ले रही है। खासकर गांवों में बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत बयाना उपखंड के ब्रह्मवाद गांव में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जलदाय विभाग ने 13,72,000 रुपए की लागत से नया नलकूप और 500 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया है। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्री राजेश कुमार मीणा ने बताया कि इस योजना में नया पानी का बोर, पाइपलाइन और बिजली कनेक्शन लगाया जा रहा है। गांव के कुछ हिस्सों में पानी की कमी थी, जिसे अब दूर किया जा रहा है। बयाना के ग्राम ब्रह्मवाद में अपनी विभागीय पाइपड़ी योजना वर्तमान में संचालित है। ग्राम ब्रह्मवाद में समस्त क्षेत्र के लिए विभाग द्वारा समर कंटीजेंसी में 13,72,000 रुपए की लागत से एक नलकूप और वितरक पाइपलाइन बिछाकर समस्त क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू की जाए। तो भजन लाल सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और हमारे जो ब्रह्मवाद के लिए 13 लाख रुपया जो बोर के लिए सैंक्शन किए हैं, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। ब्रह्मवाद में पानी की जो कमी है ना, उसको दूर पूरी हो जाएगी और ये सरकार सभी क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम कार्य कर रही है। भजनलाल सरकार ने अब जो भी काम किए हैं वे सारे काम अच्छे कर रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भजनलाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे गाँव पंचायत को 13 लाख रुपए का वो देके अनुदान देके, और उसमें क्या है पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस तरीके के बहुत सराहनीय कार्य रहा हमारे मुख्यमंत्री जी का, भजनलाल जी का। पूरा ग्राम पंचायत ब्रह्मवाद उसका बहुत आभारी है।
भारतीय सेना की बहादुरी और पराक्रम के सम्मान में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शिवाजी सर्किल से शुरू होकर सूरजपोल होती हुई शहीद स्मारक तक पहुंची। इस तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने भी भाग लिया। मंत्री श्री कुमावत ने इस मौके पर कहा कि भारतीय सेना ने दुश्मनों के खिलाफ साहस और शौर्य का प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसके तहत सेना ने सटीक कार्रवाई कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन देश के नापाक हरकतों का जवाब दिया और जब पहलगाम आतंकी हमला उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों ने हमला किया है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा ऐसी मिलेगी उनकी कल्पना से भी बाहर। और कुछ ही दिनों के बाद में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में लगभग दर्जन से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। और आज इसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरा देश और हमारा प्रदेश और पाली जिला मुख्यालय पर आयोजित दूसरे सैनिकों के सम्मान की तिरंगा रैली में मैं सोचता हूँ कि तिरंगा रैली किसी जातीय समाज पार्टी की नहीं, ये तिरंगा रैली उन आम नागरिकों की है जो भारत की सरहद पर खड़े सैनिकों के सम्मान में, उनके गौरव के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए है। आज पूरे पाली शहर में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने, आमजन ने इस तिरंगा रैली में भागीदारी सुनिश्चित करके ये दर्शा दिया है कि हम पार्टीवादी से ऊपर उठ के भारतीय सेनाओं के समर्थन में खड़े हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और देश की सेनाओं का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि जब पूरा देश सो रहा था, तब देश की बेटियों ने मुझसे पायलट के रूप में और उस फाइटर विमान में चढ़ करके दुश्मन देश में जाकर के आतंकियों का खात्मा करने का काम किया था। और मैं सोचता हूँ 2014 के बाद में जब भी कभी ऐसी घटना मामूली हुई, इस प्रकार हुई कश्मीर के अंदर भी, चंद गद्दार में भी कश्मीर के अंदर मौजूद है, ये स्लीपर सेल के रूप में जो आतंकवादियों के सहयोगी काम कर रहे हैं, उनको भी खत्म करने का काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की, जिसमें आसपास और दूर दराज के इलाकों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मंत्री ने सभी की बात ध्यान से सुनी और भरोसा दिलाया कि जो समस्याएं सामने आई हैं उनका जल्दी समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचे और इसी सोच के साथ सरकार काम कर रही है। पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों ने हमारे निहत्थे सैलानियों पर जो हमला किया और उनकी जाति और धर्म पूछकर उनकी हत्या की, ये संसार में एक पहली घटना है जो शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाली है। पुलवामा के हटने के बाद हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया था कि इन आतंकवादियों को वो सजा मिलेगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसी का परिणाम है कि विश्व में ये संदेश दिया भारत ने और हमारी सेनाओं ने कि किसी मिलिट्री पे अटैक नहीं करके, किसी सिविलियन पे अटैक नहीं करके, आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का कार्य किया और निशाने लगा करके सीधे उन आतंकवादियों के जितने भी अड्डे थे जहां आतंकवादी पनप रहे थे उनको समाप्त किया है। पाकिस्तान ने इसकी हिमायत करते हुए ड्रोन छोड़ने का या हमला करने का प्रयास किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने दिया। हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया वो विश्व में अद्वितीय है। मांडल के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में नए भवन के 4 कक्षों के निर्माण का शिलान्यास किया गया। ये निर्माण पीएबी योजना के तहत हो रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक श्री उदयलाल भड़ाना मौजूद रहे, जिन्होंने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। विधायक ने मौके पर ही घोषणा की कि स्कूल में जल्द ही 10 और अतिरिक्त कक्ष और 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। मांडल गाँव में संस्कृत विद्यालय के आज कक्षों के निर्माण का, जो भवन निर्माण का उद्घाटन के मौके पर सब लोग गांव के मौजूद व्यक्ति आए हैं। और भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता, पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत है, पुरानी जो ज्ञान वो संस्कृत है, उसका संस्कृत विद्यालय है इस मांडल में ये सबसे ऊंचा रहे। इसके लिए हमने कक्षों के निर्माण की आज शुरुआत की है। बहुत जल्द ये पूरा गुरुकुल के रूप में विकसित होगा और सबका, सरकार का,
ग्रामवासियों का भी सहयोग रहेगा, इसको अच्छा बनाए। मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत बड़ी सादड़ी की इंदिरा कॉलोनी में सड़क बनाई गई है। वार्ड वासियों ने बताया कि वे पिछले 10 साल से इस खराब सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा था, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई हुई और आज ये सड़क बना दी गई। सड़क बनने से इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। राजस्थान सरकार के वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र की वन चौकियों का अचानक निरीक्षण किया। वो रात 1 बजे सरिस्का जंगल पहुंचे और थैंक यू बोर्ड वन चौकी की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने हाजिरी रजिस्टर चेक किया। जो कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं थे, उनकी गैर हाजिरी दर्ज की गई। साथ ही वन मंत्री ने वन विभाग के उच्च अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सरिस्का बाघ परियोजना को और बेहतर बनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और हर स्तर पर विकास के प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री श्री लाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में इतिहास और धरोहरों को सहेजने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर राजस्थान के सभी सरकारी संग्रहालयों में लोगों के लिए निःशुल्क प्रवेश रखा गया। जोधपुर में इस अवसर पर ऐतिहासिक स्मारकों की एक दिन की फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। ये प्रदर्शनी सरदार राजकीय संग्रहालय उम्मीद उद्यान में लगाई गई, जिसमें जोधपुर संभाग के ऐतिहासिक स्मारकों की तस्वीरें दिखाई गई। बहुत ही हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के सपने के अनुसार एक संग्रहालय का निर्माण हुआ और इस संग्रहालय में आज 2 दिन की जो प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है, मारवाड़, पूरा जोधपुर और राजस्थान के विरासत काल और पुरातत्व जो खुदाई में मूर्तियाँ मिली, हैंड पेंटिंग्स है, पुराने शस्त्र है और ये सब चीज़ें जो हमको हमारे पूर्वजों ने एक स्वर्णिम काल जो भारत के इतिहास का है, राजस्थान का, मारवाड़ के इतिहास का है, हम सबको देखने को मिला। बहुत सुंदर प्रदर्शनी है। एक बार यहाँ आके जरूर इस प्रदर्शनी को देखना भी चाहिए और इससे जुड़ना भी चाहिए और अपने अतीत, एक स्वर्णिम अतीत था, उससे भी जुड़ने का एक मौका अपने को नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 से मनाया जाता है। आईकॉम संस्था द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स। 1983 में इसको यूनेस्को ने भी इसको मान्यता दी और 1992 ईस्वी से इसका हर साल एक थीम आयोजित किया जाता है। इस साल का थीम है तेजी से बदलते हुए समुदायों के लिए संग्रहालयों की महत्ता। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जन सामान्य को, आम लोगों को संग्रहालय के कार्यकलापों के बारे में बताया जाए, संग्रहालय के क्या कार्य हैं, संग्रहालयों की क्या महत्ता है और अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को, पुरातत्व को जानने के लिए संग्रहालय की क्या महत्वपूर्ण स्थिति है और लोग संग्रहालय की तरफ आए और संग्रहालय को देखें, यही इसका एक उद्देश्य है। डीग जिले के जल महलों में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर एक खास प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में डीग जिले के बहज गांव से खुदाई में मिले पुराने ऐतिहासिक सामान दिखाए गए। म्यूजियम प्रभारी श्री ML भगोरा ने बताया कि इस अवसर पर पुरातत्व विभाग ने बच्चों के लिए चित्रकला और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी करवाई। प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री लाल शर्मा की बजट घोषणा के तहत राइजिंग राजस्थान योजना के अंतर्गत अजमेर में एक दिन की कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यक्रम रीड कार्यालय अजमेर के सभागार में आयोजित हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य जिले में निवेश बढ़ाना और उद्योग विभाग व वित्त विभाग की नई योजनाओं और नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी देना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयपुर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के अतिरिक्त आयुक्त श्री CP नवल ने की। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला से उद्यम लगाने, उनके विस्तार और आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र और सर्विस सेक्टर्स के विकास के लिए कई प्रकार की स्कीमें लागू की गई हैं। उन योजनाओं के बारे में सभी उद्योगपतियों को जानकारी देना आवश्यक था। सरकार चाहती है कि राज्य में समेकित विकास हो, गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे पनपे, सर्विस सेक्टर्स पनपे, अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिले और शांति और सुरक्षा का माहौल समृद्धि के साथ पनपे, ये सरकार की मंशा है।
जैसा कि आप सबको विदित है कि राइजिंग राजस्थान 2024 जो अपने स्थापित किया था, उसके माध्यम से जो सरकार जो MOU है उन MOU को धरातल पे लाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो है वो लॉन्च की थी। उन योजनाओं को धरातल पर किस तरह से हम उतार सकते हैं, लोगों को किस तरह से MOU को से जल्द उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ने इन योजनाओं को लाके और उनको किस तरह से जागरूकता लोगों में आई जा सकती है। सारे इंडस्ट्रीज का है उनके संबंध में जो क्वेरीज थी, उन क्वेरीज को समाधान करने के लिए जिला स्तर पे ये जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के जो हमारे MOU से संबंधित निवेशक है, उद्यमी है, जिनके किस प्रकार की इनको इन योजनाओं में बेनिफिट ले सकते हैं, उनके बारे में उनकी समस्याओं का समाधान किया गया है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड टिब्बी की सहायक राजस्व अधिकारी श्री सुमित कुमार गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की एक बहुत ही लाभकारी और जनहित की योजना है। इस योजना के तहत सभी बिजली उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। टिब्बी उपखंड में PM सूर्य घर योजना को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को इससे जुड़ने के लिए हमने पंचायत समिति टिब्बी के अंदर कार्यशाला का आयोजन किया था। तो उसके अलावा हमने 5000 से ज़्यादा आबादी वाले जो बड़े गांव हैं, मेहरवाला, तलवाड़ा, सूर्यवाला, उसमें भी 2-2 बार कार्यशालाओं का आयोजन किया है। और इसके बेनिफिट्स हमने बताए हैं जनता को कि 3 किलोवाट का, 5 किलोवाट का अगर वो लगवाना चाहे अपना सोलर प्लांट, तो उससे जो बिजली जनरेट होगी उसको डिस्कॉम खरीदेगा और उसका जो विद्युत का जो बिल है वो धीरे धीरे उसका जीरो हो जाएगा। बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है भारत सरकार की, जिसके तहत ग्रीन एनर्जी को प्रमोट होती है, ग्रीन एनर्जी। और डिस्कॉम पे भी गर्मियों के सीजन में विशेष रूप से, अब जो गर्मी बढ़ रही है, जो लोड बढ़ता है, फॉल्टिंग बढ़ती है, वो सारी चीज़ें कम होगी और ग्रीन एनर्जी का उत्पादन होगा और उससे लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा, बिल भी जीरो होगा, आर्थिक रूप से उनकी बचत भी होगी। लॉन्ग टर्म ये योजना बहुत ही बेनिफिट वाली। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और उपभोक्ता हितैषी योजना है। इसके अंदर केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने हेतु सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें 1 किलोवाट तक 30,000 रुपये सब्सिडी, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक सोलर पैनल लगवाने हेतु 78,000 रुपये सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। इस योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2024 को किया गया था और अब तक इससे लाखों घर लाभान्वित हो चुके हैं। और हमारे टिब्बी उपखंड में इस माह लगभग 130 एप्लीकेशन इसके अंतर्गत आ चुके हैं और इससे उपभोक्ताओं के बिलों में बहुत कमी हो रही है। अनेक उपभोक्ताओं का बिल शून्य आ रहा है। मेरे द्वारा PM सूर्य घर योजना में 6 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया गया था। यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सब्सिडी भी प्राप्त होती है। मुझे इसमें 78,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई है। इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन है और काफ़ी सरल है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं टिब्बी के वार्ड 22 का निवासी हूँ। मैंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर का कनेक्शन करवाया है, 5 किलोवाट का 3 फेज का, और इसके अंदर मेरा बिल पहले 25,000-30,000 रुपये का बिल आता था मंथली, और अब मेरा इस सोलर लगाने के बाद में मेरा बिल माइनस आने लग गया है। और इसके अंदर मेरे जो लोकल PNB बैंक है उन्होंने मेरा लोन अप्रूव्ड करके और मेरे घर की छत पर ये अपने सोलर लगा कर दिया है। बहरोड के विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के देवनगर वो गांव पहुंचे। इस मौके पर डॉक्टर यादव ने कहा कि वे गांव के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने गांव में बुनियादी सुविधाओं और अन्य विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने गांव के स्कूल में अब 5वीं से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई शुरू करवाने का आश्वासन भी दिया। इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और गाँव की शैक्षिक प्रगति होगी। पूजा के मेरे बुजुर्गों, इसलिए माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आज जो स्वर्गीय रतनलाल जी और सूर्य देवी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ उनके परिवार को, उनके बच्चों को, रुद्राम, उनके सफाई बंधुओं को।
कि उन्होंने अपने माता पिता को मूर्ति बनवा करके सबके लिए प्रेरणा के लिए समर्पित किया। अजमेर के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में अब बिना कारण अस्पताल में घुसने वालों पर रोक लगाने की तैयारी की गई है। इसके लिए अस्पताल के बाहर खासकर ओपीडी के प्रवेश और निकासी द्वार पर सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। गुरुवार को इसका ट्रायल किया गया और अब शुक्रवार से ये व्यवस्था नियमित रूप से लागू कर दी गई है। अब ओपीडी में आने वाले हर व्यक्ति को अस्पताल की पर्ची दिखानी होगी, तभी उसे अंदर आने दिया जाएगा। सांगानेर के प्रतापनगर सेक्टर 3 में स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में 41,73,000 रुपए खर्च करके 3 नए कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों में विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्षा और पुस्तकालय शामिल है। ये काम समग्र शिक्षा अभियान के तहत किया गया है। अब स्कूल के बच्चे कंप्यूटर सीख सकेंगे और विज्ञान प्रयोगशाला में खुद प्रयोग कर पाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई और बेहतर होगी। स्थानीय विद्यालय अभी सत्र 2022-23 में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय से महात्मा गांधी में रूपांतरित हुआ था। रूपांतरण के कारण ये अब कक्षा 1 से 12 तक संचालित हो रहा है। यूपीएस के समय में यहाँ पे थोड़ा कक्षों का अभाव था, परंतु वर्तमान में राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से समसा के द्वारा 3 कक्ष आवंटित हुए, जिनमें से एक प्रयोगशाला कक्ष है, एक पुस्तकालय कक्ष और एक कंप्यूटर कक्ष। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को कि सेक्टर 3 प्रतापनगर में महात्मा गांधी जो सेक्टर 3 में विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, उसमें आपने बजट देकर और कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय और बच्चों के पढ़ने का जो भवन निर्माण का जो पैसा स्वीकृत किया है, और भवन निर्माण आप देख रहे हैं कि सब तैयार भी हो चुका है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमने जब आपको विषय रखा इस सब चीज़ों के बारे में, तो आपने इसका बजट पास किया और सबको ध्यान में रखा। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला बूंदी जिले के दौरे पर रहे। सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री ओम बिरला ने अधिकारियों से कहा कि गर्मियों में आमजन को पेयजल को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिले में बन रही सड़कों और पुलों की जानकारी भी अधीक्षण अभियंता श्री इंद्रजीत सिंह से ली। विकास आधारभूत ढांचा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसके बेहतर परिणाम हैं। पूरी देश के अंदर पर्यटक नगर बने, देशी विदेशी पर्यटक आए, किसान खेतियार उपज बढ़े और उसके साथ पूर्ण प्रोसेसिंग प्लांट लगे, उसके लिए योजना चल रही है, उसके बेहतर परिणाम। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में तेज गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। रविवार को बड़ी संख्या में लोग बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू श्याम पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। उनकी सुविधा के लिए श्याम मंदिर कमेटी ने खास इंतजाम किए। दर्शन मार्ग पर कालीन बिछाई गई ताकि लोग गर्म जमीन पर चलने से परेशान न हो। साथ ही सड़कों पर बार बार पानी डाला जा रहा है ताकि गर्मी कुछ कम हो सके। केकड़ी क्षेत्र में करीब 4 दशक से नए औद्योगिक क्षेत्र की बाट जो रहे उद्योगपतियों का इंतजार आखिरकार अब खत्म हो गया है। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की ओर से केकड़ी में एक नए औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है, जिसके तहत नगर परिषद केकड़ी के क्षेत्र में सांपदा रोड पर 39.51 हेक्टेयर यानी करीब 3,95,100 वर्ग मीटर भूमि रेको को आवंटित की गई है। अब नए उद्योग धंधे स्थापित होने के साथ ही यहाँ के औद्योगिक विकास को गति मिल सकेगी। केकड़ी में एक नए औद्योगिक क्षेत्र को लेकर यहाँ के उद्योगपतियों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने हर क्षेत्र में 200 विधानसभा में जो विधायक ने मांगा है वो दिया है, और ये हमारी आवश्यकता है। नगर पालिका की 200 बीघा जमीन जिसको लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, वो हमने रीको को दिए। रीको से डीएलसी रेट पे हम 52 करोड़ रुपए मिलेंगे, और 52 करोड़ में और हमें करीब हमने 1-2 नीलामी और निकली है, तो आगे 6 महीने के अंदर हम आने वाले समय में केकड़ी में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के कस्बे में विकास के कार्य होंगे। तो ये सरकार की सकारात्मक सोच है। इससे केकड़ी क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को विकास की गति मिलेगी। उद्योगों का विकास होने से ही सभी क्षेत्रों में विकास होता है, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शहर में नई नई फैक्ट्रियां लगेगी। अभी जो हमारा ये केकड़ी एरिया है, इसमें मतलब सभी जगह करीब करीब बुक हो चुकी, सभी जगह फैक्ट्रियां लग चुकी। आज अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसके लिए 500 वर्ग गज जगह भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो शहर में पूरे एक रिको एरिया की जरूरत है।
वो हमें मिलेगी। इससे शहर के क्षेत्र को, केकड़ी जिले के विकास को पंख लगेगा। जो उद्योग से अब तक जुड़े हुए हैं उनमें भी भारी उत्साह है, और जो नए व्यापार से निकल के उद्योग में आना चाहते हैं उन लोगों को में तो और ज्यादा उत्साह है उस चीज को लेके। और मैं सरकार को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस स्कीम के लिए। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए सूरज समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।